हाँ जी, क्या? नहीं नहीं, ठीक है, स्टार्ट हो गया सर। ठीक है, तो ऑर्गेनिक का सेक्शन में पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं तीनों डिवीजन लूंगा तुम्हारी केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ठीक है, मैंने कल क्लास ली थी लेकिन आज मैं फिर से ले रहा हूँ। 10-5 मिनट में मैं कल का कवर कर ले जाऊंगा। ठीक है, मैंने कल 30 मिनट की क्लास ली थी, वो 10 मिनट में आपका कवर हो जाएगा। देखिए, तो जीओसी फर्स्ट हम लोग चालू कर रहे हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि ऑर्गेनिक चलने कैसे वाली है आपकी। देखिए, दो किताबें हैं आपके पास। एक में आपकी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें फिजिकल प्लस इनऑर्गेनिक है। ओके, जो आपकी पार्ट 2 है, मैं पार्ट 2 कल भी लेके आया था, आज भी आपके लिए लेके आया हूं क्योंकि मुझे यही पढ़ाना है अभी फिलहाल। तो पार्ट 2 जो आपकी किताब है ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक की है। ठीक, इसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं मैं पढ़ के बता देता हूं। देखिए, सबसे पहला जो आपका पार्ट है वो है हेलो एल्किन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, हेलो एल्किन्स, हेलो एरिन, फिर अल्कोहल, फिनॉल, ईथर्स, देन एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो है अमाइंस। अमाइंस के बाद आएगा आपका बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये जो आपके टोटल चैप्टर्स हैं, पिछली साल तक इसमें पॉलीमर भी एक चैप्टर हुआ करता था, पता है आपको? पॉलीमर केमिस्ट्री ने जो पॉलीमर केमिस्ट्री है वो भी इसमें रहा करता था ना, लेकिन एक्चुअल में पॉलीमर शायद अब हट चुका है। ठीक, तो ये आपके टोटल चैप्टर्स हैं। अच्छा, ये अभी कह रहे थे बात नहीं करेंगे तुम लोग, फिर चालू हो गया? हाँ? क्या? ठीक है, इधर देखो ध्यान से। तो ये जो आपके चैप्टर्स हैं, मेरा पढ़ाने का सीक्वेंस थोड़ा सा अलग है। ऑर्गेनिक में बच्चा फंस जाता है, फंसने का कारण है क्योंकि ऑर्गेनिक वो पढ़ता ही चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज का मतलब आप समझ रहे हैं? अमाइंस चालू किया तो अमाइंस का नॉमेनक्लेचर पढ़ा, अमाइंस का रिएक्शन पढ़ा, मतलब सिंथेसिस क्या है, प्रिपरेशन क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है ना? अल्कोहल, फिनॉल, ईथर पढ़ा तो अल्कोहल की प्रिपरेशन, अल्कोहल की प्रॉपर्टीज, अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर पढ़ा। इससे क्या होता है कि ऑर्गेनिक इतनी वास्ट और हेक्टिक हो जाती है कि उसको समझ ही नहीं आता कि मैं फिर से उसको कहां से पढ़ना चालू करूं, कहां पे खत्म करूं। बात समझ में आ रहा है? सबसे मेजर प्रॉब्लम ऑर्गेनिक की यही है। इसको डील करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग रिएक्शन वाइज पढ़ें, उसको पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है। जो सब पार्ट्स में ऑर्गेनिक को तोड़ा जाता है उसमें जो आप सबसे पहले पढ़ते हैं वो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, देन आप पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म, देन आप पढ़ते हैं जीओसी फर्स्ट, जो मैं यहां पे आज आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट का क्या मतलब है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट आपको पढ़ने हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। क्लियर है? तो ये 4 इफेक्ट मैं आपको इस चैप्टर में डिस्कस करूंगा। फिर आप आ जाएंगे जीओसी पार्ट 2 पर। जीओसी पार्ट 2 में आप पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं वहीं पे आपके इस किताब की 80% कहानी जीओसी पार्ट 2 में खत्म कर दूंगा। जो आपके किताब में कहीं लिखा नहीं है चैप्टर कि जीओसी सेकंड या फिर रिएक्शन मैकेनिज्म नाम का कोई चैप्टर आपके में दिया नहीं है, लेकिन जब आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म समझ में आएगा, मतलब किस टाइप के रिएक्टेंट में कौन सी रिएक्शन होगी, तो आपको उस चैप्टर में नहीं जाना है, आपको बस वो रिएक्टेंट देख के पकड़ में आ जाएगा कि इसमें मुझे ये रिएक्टेंट दिया है तो मुझे क्या प्रोडक्ट बनाना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? बजाय इसके कि आप हर चैप्टर में अलग अलग चीजें फिर से पढ़ते रहें, लेंदी करते रहें, इससे अच्छा है कि आप उसकी एक प्रॉपर मैकेनिज्म बेस्ड उसकी ओरिएंटेशन को समझें। बात समझ में आ रहा है? तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, अल्कोहल पढ़ा रहा हूं तो अल्कोहल की रिएक्शन चल रही है, उसी की सिंथेसिस, उसी की प्रिपरेशन, फिर ईथर की सिंथेसिस। मैंने यही देखा है, यही बच्चे फंसते हैं और बड़ी बड़ी जगह फंसते हैं। यही केस मैंने पिछले साल किया था, मैंने सब डिविजन्स में तोड़ा और वही बच्चों की ऑर्गेनिक अच्छी हो गई। आप लोगों के साथ भी वही कहानी है। सबसे पहले मैं उसको क्या करूंगा, रिएक्शंस की मैकेनिज्म बेस्ड को चैप्टर को चलाऊंगा। आपको मैकेनिज्म समझ में आ गई तो आप चैप्टर पे आएंगे। जब आप चैप्टर पे आएंगे ना, तो आप विश्वास मानिए, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर 2 लेक्चर में खत्म होगा, 2 से 3 लेक्चर में। और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अकेले 10 से 12 लेक्चर पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि चलता रहता है, कथा चल रही है, फिर कथा अगली चालू हो जाएगी, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड की, वो भी चल रही है। अब जब आप पढ़ेंगे ना, आपको ये पता चल जाएगी कि एल्डिहाइड, कीटोन जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की क्या मैकेनिज्म है, अगर आपको वो पता है तो कोई भी एल्डिहाइड, कीटोन दे दो, आप उसकी रिएक्शन करवा देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? या तो आप अलग अलग एल्डिहाइड लीजिए, सबका रिएक्टेंट याद करिए, प्रोडक्ट याद करिए, या तो आप ये पकड़ लीजिए कि एल्डिहाइड में रिएक्शन प्रोसीड कैसे होती है। 2 तरीके हैं आपके पास, और मैं दूसरे वाले तरीके से पढ़ाना प्रीफर करता हूं। तो मैं हर एक कंपाउंड की अप्रोच बता दूंगा कि वो कौन सी अप्रोच है जिससे वो रिएक्शन देने वाला है। मेरी बात समझ में आ गई? उसके लिए आपको ये चैप्टर पढ़ना बहुत जरूरी है। आपको ये पता रहे कि कौन कौन से इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं, क्योंकि बेसिकली रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में कन्वर्जन होता है तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन मूव करके अपनी ओरिएंटेशन बदल लेते हैं। जो पहले रिएक्टेंट थे वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में। तो जब आपको इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का अंदाजा हो जाएगा
तो बेसिकली आप ये समझ पाएंगे कि आपको जो रिएक्शन दी है उसको चलाना कैसे। इसीलिए हम पहले जीओसी फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और 4 टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बताए गए हैं, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोमेरिक। मैंने पिछले क्लास में लिखवाया है, तो कल की जो 30 मिनट की क्लास है वो भी लाइव अपलोडेड है ना यूट्यूब पे। तो जो लिखने वाला सेक्शन है आप वहां से कवर करेंगे, मैं पढ़ा के उसको कवर करवा देता हूं, ठीक है, समझा देता हूं क्या क्या पढ़ाया था मैंने। तो मैंने सबसे पहले चालू किया था बच्चों इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो जो सबसे पहले हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर में वो है हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने मैं रखता हूं। ये एक हाइड्रोकार्बन का स्केलेटन मैंने लिया है। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है बच्चों, देखिए ऐसा कुछ CH3 CH2 CH2 CH3, ये क्या है बताओ, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन का मतलब इसमें केवल हाइड्रोजन है और कार्बन है। मेरी बात समझ में आ रही है? वहां से मैंने एक स्केलेटन उठाया है और यहां पर केवल रख दिया है। तो इसका मतलब क्या है, एक जो कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है उसके 3 बॉन्ड बचे हुए हैं, वो क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। बोले बात समझ में आ गया? जो कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है उसके पास 2 क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। वो मैंने दिखाया नहीं लेकिन वहां पर प्रेजेंट है। अब जरा गौर से देखिएगा, ये एक रेफरेंस मॉलिक्यूल है, इसमें मैं कोई भी पोलैरिटी की बात नहीं करता हूं। पोलैरिटी का मतलब क्या है, जैसे यहां पर मैं कार्बन ले लूं उसके साथ एक फ्लोरीन बांध देता हूं, तो जरा सोचिएगा 2 अलग अलग टाइप के लोग हैं तो दोनों की ताकत अलग है। कैसी ताकत, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की ताकत। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो ताकत होती है पीरियोडिक टेबल या फिर केमिस्ट्री में उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहां पर जो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चा वो लगभग 2.4 2.5 के आसपास है, जबकि फ्लोरीन की है 4.0 के आसपास। ठीक है, इसका मतलब किसकी ताकत ज्यादा है, फ्लोरीन की। जो इस बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींचेगा तो बॉन्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ जाएंगे, तो उसके ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा। अच्छा समझिएगा, थोड़ा सा और पूरे से में क्या अंतर है। जैसे मैं कह देता हूं कि कहीं से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन आ गया तो पूरा माइनस आएगा। एक माइनस का मतलब क्या है, जैसे मैंने कह दिया कार्बन के ऊपर माइनस है, मतलब उसने कहीं एक इलेक्ट्रॉन पूरा ले लिया है। बात समझ में आ रही है? यहां पर फ्लोरीन को इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं मिले, थोड़ा सा उसकी तरफ शिफ्ट हुए हैं। शिफ्ट हुए तो आपको क्या दिखाना पड़ेगा, माइनस तो है लेकिन कम है। कम का मतलब पार्शियल माइनस, इसको हम लोग दिखाते हैं इस सिंबल से जिसको बोलते हैं डेल। ऐसा बोलो, बात समझ में आ गई क्या? तो ये डेल माइनस। अच्छा, जितना इधर इसके पास आ गया होगा उतना इस कार्बन से दूर चला गया होगा, तो कार्बन पे क्या दिखाएंगे, डेल। तो क्या इंट्रोड्यूस हो गई, पोलैरिटी। अच्छा सुनिएगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है इसमें भी पोलैरिटी रहती है, क्योंकि इन दोनों की ईएन में डिफरेंस है। ये 2.5 है, ये 2.1 है, तो जाहिर सी बात है इसकी ईएन ज्यादा है, ये डेल नेगेटिव होगा और ये डेल पॉजिटिव होगा। लेकिन क्योंकि हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कंपाउंड्स को हाइड्रोकार्बन्स मानते हैं, इसलिए हम लोग इस पोलैरिटी को रेफरेंस मानकर चलते हैं। मतलब हम ये मान लेते हैं कि ये रेफरेंस है। रेफरेंस का मतलब हम ये मानते हैं कि जब भी हम हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे तो वहां पर कोई भी पोलैरिटी जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखिएगा गौर से, मैंने क्या किया है, मैंने इस कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन को बदला है। कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन को मैंने हटाया और यहां पर 2 अलग अलग चीजें इंट्रोड्यूस करवा दी, 1 2 3 4। ध्यान से समझिएगा, देखो हाइड्रोजन हटाया गया है, इधर देखो हाइड्रोजन हटाया गया है, क्या लाया गया है, इधर Z और उधर Y। अब यहां पर हाइड्रोजन ना तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था ना इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, लेकिन यहां पर जो Z ग्रुप है, मैं ये मान रहा हूं कि Z ग्रुप जो है वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, मतलब Z ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। तो यहां पर ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? इसका मतलब Z क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। सिमिलरली मैंने वहां पर मान लिया है कि मैंने हाइड्रोजन को हटाकर Y लगाया है और जो Y है वो इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन को दे रहा है। तो जो Y है बच्चों वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। मैंने 2 ग्रुप लगाए हैं, हाइड्रोजन को हटाकर एक ग्रुप लगाया जो कि कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और जो Y ग्रुप है वो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अब जरा बताइएगा, जब भी ऐसा होगा कि कोई इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इस बॉन्डेड पेयर ऑफ, ये जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, Z की तरफ। और Z क्या बन जाएगा, डेल नेगेटिव। बेटा Z इलेक्ट्रॉन खींचा है ना, तो Z क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव। बोलो, बात क्लियर है क्या? अच्छा, जैसे डेल नेगेटिव हुआ इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो ये वाला कार्बन क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। बोलो, बात समझ में आ गई क्या? पहले ये बॉन्ड क्या था, नॉन पोलर। जैसे ही आपने नॉन पोलर बॉन्ड को हटाकर एक ये पोलर बॉन्ड रख दिया तो ये देखो पोलर बॉन्ड आ चुका है क्या,
प्लस माइनस, अरे भाई दो अपोजिट पोल हो गए ना, इधर प्लस है और इधर माइनस है। भाई मेरे ही पैर में फंस जाओगे तुम। ठीक है, देखिए उधर प्लस है इधर माइनस, इसको क्या बोलते हैं? पोल। तो यहां पर क्या इंट्रोड्यूस हो गया? पोल। पोल आ गया। अब जरा गौर से देखिएगा, जैसे ये पॉजिटिव हुआ तो ये इस दोनों बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को फिर से खींचेगा अपनी तरफ। अरे कोई पॉजिटिव हुआ तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर पहले से था तो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ खींचे जाएंगे, और जैसे ही ये इसकी तरफ खींचे जाएंगे तो सोचिएगा इस वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन दूर चले जाएंगे, तो ये वाला भी कार्बन क्या हो जाएगा? बोलो समझ आया क्या? फिर ये वाला पॉजिटिव अगले वाले से खींचेगा तो ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ गई? अच्छा इधर देखो जरा गौर से, ये जो Y है, Y क्या करेगा? Y क्या करेगा? मैंने आपको बोला है Y इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मतलब ये अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। ठीक है, ए उधर बैठो तुम, दिमाग नहीं खराब हो। इधर देखो, देखो जरा इधर ध्यान से, अब शांति से, थोड़ा टाइम नहीं है अपने पास। देखो Y क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो Y इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अगर Y इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा तो इस बार इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? कार्बन की तरफ। तो कार्बन क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। और Y क्या हो जाएगा? Y से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए तो Y क्या हो जाएगा? डेल पॉजिटिव। बोलो बात समझ में आ गई क्या? अच्छा ये डेल नेगेटिव हो गया। अब सोचिए अगर कहीं नेगेटिव है और यहां पर बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव की वजह से वो दूर जाएंगे, रिपल्शन होगा ना, तो नेगेटिव की वजह से दूर भागेंगे, तो अगले वाले कार्बन के तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो ये वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। फिर ये वाला अगले वाले इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो फिर अगला वाला कार्बन भी क्या हो जाएगा? डेल नेगेटिव। जरा गौर से देखिएगा, एक बॉन्ड जो पहले यहां पर नॉन पोलर था, जैसे ही मैंने नॉन पोलर बॉन्ड को हटाकर, देखो इधर बेटा, नॉन पोलर बॉन्ड को हटाकर जैसे मैंने पोलर बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर दिया, वैसे ही जो आपके यहां पर हाइड्रोकार्बन स्केलेटन पहले नॉन पोलर था वो अब क्या हो चुका है? देखो पोलैरिटी आ चुकी है। आ चुकी है क्या? मतलब नॉन पोलर बॉन्ड को हटाकर अगर आप एक पोलर बॉन्ड चिपका देंगे तो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन स्केलेटन में भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी। दिख रहा है? यहां भी देखो, यहां भी मैंने नॉन पोलर बॉन्ड को हटाया, ये देखो पोलर बॉन्ड लगाया, और पोलर बॉन्ड लगाने की वजह से यहां पर क्या इंट्रोड्यूस हो गई है? एक पोलैरिटी इंड्यूस हो गई है। दिख रहा है क्या? यहां पर पोलैरिटी इंड्यूस करवाने के इफेक्ट को ही हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव। समझ में आया? इंडक्टिव कुछ नहीं है, नॉन पोलर बॉन्ड को हटाकर अगर आप पोलर बॉन्ड लगाएंगे तो पोलर बॉन्ड के बगल वाले बॉन्ड अपने आप पोलर हो जाएंगे। बस समझ में आ गया? इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव। अब जरा देखिए, इंडक्टिव में दो केस आपको देखने को मिल रहे हैं। एक में आपके कार्बन स्केलेटन को, कार्बन स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया गया है, तभी तो पॉजिटिव हुआ है। अगर कार्बन स्केलेटन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाएगा तो ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं बच्चा माइनस आई इफेक्ट। कैसा इफेक्ट बोलते हैं? कैसा इफेक्ट बोलते हैं? माइनस का मतलब इतना है कि आपने अपने हाइड्रोकार्बन पार्ट से इलेक्ट्रॉन खींचा है। मेरी बात समझ में आ गई है? और अगर खींचोगे तो जाहिर सी बात है वो पॉजिटिव हो जाएगा। देखो इफेक्ट माइनस है, लेकिन जो हाइड्रोकार्बन पार्ट पर चार्ज आया वो क्या है? प्लस है। तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर अरे भाई ये बॉन्ड नॉन पोलर था ना, तो आपने पोलर रख दिया, प्लस माइनस है ना, तो नॉन पोलर को हटा के पोलर रखा तो पोलैरिटी आ गई ना। अब पोलैरिटी दो टाइप की हो सकती है, एक तो आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट से इलेक्ट्रॉन खींचे गए इसलिए क्या बोल दिया? माइनस आई। और अगर आपने ऐसा ग्रुप लगाया जिससे हाइड्रोकार्बन को इलेक्ट्रॉन मिले तो उसको क्या बोल दिया जाता है? प्लस आई। हाँ जी, हाँ आई क्या पुस्तक करता है? नहीं, आई इंडक्टिव एक इफेक्ट है, वो कोई भी एटम और ग्रुप हो सकता है जो वो आपके किसी पार्ट को इलेक्ट्रॉन दे रहा हो या निकाल रहा हो। ठीक है, मेरी बात को समझिएगा। इंडक्शन का मतलब क्या है? इंडक्शन का मतलब टच करने से कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा, या तो वो इफेक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा या तो वो इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा तो माइनस आई कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो क्या कहलाएगा? प्लस आई। बोलो बात समझ में आ गया क्या? क्लियर है? ठीक है, अब ये जो प्लस आई माइनस आई है ये अलग अलग, अब हमको इंडक्शन, पहली बात तो इंडक्टिव समझ में आ गया। चलो कुछ लाइनें लिखो। अच्छा देखो, क्या हाइड्रोजन को इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा था? क्या नहीं कर रहा था। बात समझ में आ गया? इसका मतलब ऐसे एटम्स या ग्रुप्स, जैसे हाइड्रोजन को हटा के मैंने यहां पे जेड लगाया और यहां पर क्या लगाया? वाई, तो ऐसे एटम्स और ग्रुप्स जिनकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा होगी वही इंडक्टिव इफेक्ट शो। बात समझ में आ गया?
तो हाइड्रोजन को हटा के आपने ऐसा ग्रुप लगाया जिसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी या तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से क्या है, ज्यादा है, वही इंडक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो प्लस आई आएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो क्या आएगा, माइनस। बोलो बात समझ में आ गया। अच्छा, इसका इंडक्टिव इफेक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है जिस पर ये बेस्ड है, इंडक्टिव इफेक्ट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। किस पर बेस्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अच्छा एक बात सोचो, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है, ये क्या ये पूरी तरह से हुई है कि आधी हुई है, पार्शियल हुई है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट पहली बात तो पार्शियल शिफ्टिंग है, किसकी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। दिख रहा है क्या, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की कैसे शिफ्टिंग है, पार्शियल शिफ्टिंग। बोलो कहानी समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ठीक है, तो पहली बात सिग्मा इलेक्ट्रॉन की पार्शियल शिफ्टिंग है। अच्छा, जब भी ऐसा आप कोई ग्रुप लगा देंगे हाइड्रोजन को हटाकर जिसकी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम या ज्यादा होगी, तो वहां पर हमेशा ही इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। इसका मतलब ये एक परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, पार्शियल शिफ्टिंग है, परमानेंट इफेक्ट है, बेस्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पर। क्लियर है। अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग टेंडेंसी हाइड्रोजन से ज्यादा है तो प्लस आई, हाइड्रोजन से कम है तो, बोलो बात क्लियर हो गई क्या। ये लिखवा रखा है मैंने पिछली क्लास में, आपको आप वहां से नोट कर लीजिएगा, अपने दोस्तों से ले लीजिएगा, 2 ही पन्ना लिखवाया था मैंने। बोलो बात क्लियर है क्या। हाँ ठीक है, तो पहले लिखना चालू करिए, जरा लिखना चालू करिए। पहला पॉइंट लिखिए, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी। ये लिखने के पहले अच्छा लिखो, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स, इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स ड्यू टू इंडक्शन ऑफ पोलैरिटी इन नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इन इट्स विसिनिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉन्ड इन इट्स विसिनिटी इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट, इज कॉल्ड एज इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो बात समझ में आ गई क्या। क्या क्या मतलब है इसका, इसका मतलब यह है जो मैंने आपको बताया कि अगर आप नॉन पोलर बॉन्ड को हटाकर पोलर बॉन्ड रख देते हैं तो उसकी वजह से क्या डेवलप हो जाता है, पोलैरिटी डेवलप हो जाता है नॉन पोलर पार्ट में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बोले विसिनिटी का मतलब है बगल में, नॉन पोलर को हटाकर अगर पोलर बॉन्ड बगल में लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, पोलैरिटी। इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। बोलो बात समझ में आ गई क्या। अच्छा, हाइड्रोजन शो करता है क्या इंडक्टिव इफेक्ट, क्या हो गया, क्या हुआ बताओ। अच्छा कोई बात नहीं, बाद में लिख लेना, जिसका अरे ठीक है, जिसका छूट गया है 1-2 लाइन आप लोग लास्ट में देखकर लिख लीजिएगा, फोटो वोटो खींच लेना, मॉडर्न जमाने में जी रहे हो, है ना। ऐसा नहीं है किसी के पास मोबाइल नहीं है, छूट जाएगा तो लिख नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, क्या हाइड्रोजन शो करता है क्या इंडक्टिव इफेक्ट, नहीं शो करता। लिखिए, हाइड्रोजन डज नॉट शो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन डज नॉट शो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइड्रोजन डज नॉट शो इंडक्टिव इफेक्ट। लिखा क्या, बट हाइड्रोजन डज नॉट शोज इंडक्टिव इफेक्ट बट ऑल एटम्स और ग्रुप, बट ऑल एटम्स और ग्रुप हैविंग इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, but all atoms or group having electron releasing or electron withdrawing tendency greater than hydrogen shows inductive effect, बोलो बात समझ में आई क्या। हाइड्रोजन डज नॉट shows inductive effect but all atoms or group having electron releasing or withdrawing tendency more than hydrogen shows inductive effect। लिखा, shows inductive effect। अगला पॉइंट लिखिए, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन इलेक्ट्रॉनिक नेचर ऑफ ग्रुप inductive effect could be of 2 type, inductive effect could be of 2 type। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, लिख लीजिए साथ में, प्लस आई कौन सो करेगा बोलो, इलेक्ट्रॉन,
लिख लेना, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है क्या। दूसरा माइनस आई कौन शो करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो ग्रुप मत जाना, ठीक है। तो जो ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, उसी बेस पर आपका इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप में कैटेगराइज किया, प्लस आई एंड माइनस आई। बोले समझ में आ गया क्या, ठीक है। अगला लिखिए पॉइंट, आई इफेक्ट। आई इफेक्ट का मतलब अब इंडक्टिव इफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, बार बार आई इफेक्ट से समझ जाओगे ना। इंडक्टिव इफेक्ट की जगह मैं अगर आई इफेक्ट बोल दूंगा, अरे तो अभी खाली इंडक्टिव बोल रहा हूं, मतलब दोनों के लिए एप्लीकेबल। जब मैं आई इफेक्ट बोलूंगा तो उसका मतलब प्लस आई माइनस आई दोनों। अगर मुझे स्पेसिफिक करना होगा तो मैं खुद बोल दूंगा, या तो प्लस आई या तो माइनस आई, ठीक है। लिखो, आई इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप, आई इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप, आई इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। आई इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। With increase in distance, it decreases. I effect of a group depends on distance. With increase in distance, it decreases. And practically, it is found effective. And practically, it is found effective up to 3 atoms. Only, and practically it is found effective up to 3 atoms only. देखिएगा गौर से, अभी आप इस बात पे मत जाइए कि कौन प्लस आई दिखा रहा है कौन माइनस आई, बस समझिएगा। ये देखिए यहां पर जो फ्लोरीन है वो क्या लगाएगा, बेसिकली फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इधर देखो ध्यान से, फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो क्या लगाएगा, बोलो, प्लस आई कि माइनस आई, माइनस आई लगाएगा ना। अरे ये डेल नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव। क्यों लैग कर रहा है यार, ठीक है चलिए, डेल पॉजिटिव। बगल वाला भी क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव, ठीक है। ये वाला भी क्या हो जाएगा, डेल, ठीक है, हाँ जी, बोलो। हाँ अट्रैक्ट नहीं करेगा बेटा, हाँ ये खींचेगा तब। देखो तुमको बताता हूं, जैसे ये कार्बन है, ये अगला कार्बन है, तो दोनों में इधर ध्यान दो, दोनों कार्बन है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, एग्जैक्टली सेंटर पर, दोनों की ताकत बराबर है। लेकिन जैसे आपने कार्बन को हटाकर क्या लगा दिया, फ्लोरीन, तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर ध्यान दो, कार्बन को हटाकर अगर तुम फ्लोरीन लगाते हो तो इसकी ताकत ज्यादा है, पहले दोनों की ताकत बराबर थी, अब इसकी ताकत ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन बीच में ना आकर कहां जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ आ जाएंगे। इसका मतलब जैसे आपने बोला पॉजिटिव, तो वो खींचकर ये जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेंटर पे नहीं रहेगा, कहां पे आ जाएगा, उस अगले वाले कार्बन के थोड़ा सा पास। बोलो बात समझ में आई, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, समझ गए भैया विवेक। देखो अब जरा यहां बताना, मैंने आपको क्या बोला कि आई इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ये प्रैक्टिकली केवल 3 एटम तक इफेक्टिव माना जाता है। तो अगर मैं इसको C1 कार्बन बोलता हूं, इसको C2, इसको C3, तो जरा बताइएगा सबसे ज्यादा इफेक्ट कहां पर आया होगा, पहले कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर इफेक्ट और कम हो गया होगा, और तीसरे कार्बन पर इफेक्ट और कम हो गया होगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कहां जनरेट हुआ होगा, पहले कार्बन पर, उससे कम दूसरे कार्बन पर, और उससे भी कम तीसरे कार्बन पर। चौथे कार्बन पर भी ऐसा नहीं है कि चौथे कार्बन पर आया नहीं होगा, इतना कम हो गया होगा कि हम वहां पर इफेक्टिव कंसीडर नहीं करते। तो जरा बताइएगा डेल पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा, यहां पर सबसे ज्यादा C1 पर, उससे कम C2 पर, और सबसे कम, सेम कहानी यहां भी होगी। अब ये देखो O माइनस यहां पर प्लस आई शो करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी। अब ये कैसे है ये आगे बताऊंगा मैं। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो ये क्या हो जाएगा, डेल, बोलो, ये जरा सोचो, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव। अरे भाई ये सुनो ना, ये पहले से माइनस था महाराज, है ना, तो माइनस तो इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा ना, मेरी बात समझ रहे हैं आप, नहीं इसका नेगेटिव घटेगा। ए सुनो, तुम लोग समझ क्या नहीं पा रहे। अगर मैं इसको न्यूट्रल, कोई ऐसा ग्रुप दे देता जो न्यूट्रल होता, जैसे देखो अगर मैंने बोल दिया
y क्या लगा रहा है, प्लस आई, तब तो तुमको समझ में आता है सर y क्या हो जाएगा, ये डेल, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये डेल नेगेटिव, ये भी डेल नेगेटिव, ये भी डेल नेगेटिव, और ये डेल पॉजिटिव, यही तो कहना चाह रहे हैं ना। लेकिन अगर आपने यहां पर सोचिए माइनस वाला ग्रुप लगा दिया, जैसे मैंने O माइनस बोला, तो जैसे जैसे O माइनस का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा इसका माइनस चार्ज घटेगा ना। ये भी तो एक तरफ आप यही कह रहे हैं कि माइनस जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो कम हो रही है, पॉजिटिव में भी तो आप यही कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, बस वहां पर न्यूट्रल था तो पॉजिटिव दिख रहा था, निगेटिव है तो आपको वो पॉजिटिव दिख, बोलो बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। ये जो कंप्लीट माइनस है तो माइनस तो उसका घट ही रहा है ना, अगर न्यूट्रल होता तो माइनस घटने का मतलब वो पॉजिटिव दिखने लगता, लेकिन क्योंकि माइनस है तो माइनस घट रहा है तो आपको पॉजिटिव दिखेगा नहीं, लेकिन उसका चार्ज डेंसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, बोलो समझ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव। तो ये ग्रुप क्या शो कर रहा है, बोलिए प्लस आई, मैं भी बताऊंगा कैसे प्लस आई शो कर रहा है। तो जरा देखना फिर से, मैं C1 कार्बन, C2 कार्बन और C3 कार्बन, तो अगर आप डेल नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा डेल नेगेटिव कहां पे आया होगा, C1 पर, उससे कम C2 पर, उससे कम कहां आएगा, C3 पर। इसको नोट डाउन कर लीजिए जरा, समझ आया ना। डिस्टेंस का मतलब यही है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी आई इफेक्ट घटता जाएगा, और जो चार्जेस होंगे वो भी क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे उन चार्जेस की डेंसिटी भी कमजोर होती जाएगी। हो गया, ठीक है, नोट करो नोट करो। यहां भी आप ऐसे बना लीजिए, सबसे ज्यादा माइनस किस पर आएगा, पहले कार्बन पर, उससे कम दूसरे पर, और तीसरे पर सबसे कम आएगा। थोड़ा राइटिंग को समझ लेना, अच्छा ठीक है क्या। हो गया, सबका नोट डाउन हो गया क्या। देखिए मैं आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपके एकदम क्लियर हो जाए। अभी देखो प्लस आई सीरीज माइनस आई सीरीज रटना पड़ता है, रट लेते हैं बच्चे, ये है प्लस आई सीरीज, ये है माइनस आई सीरीज, तुम्हें रटना नहीं होगा, ठीक है, लेकिन समझना। चलो आओ, ये यहां तक हो गया ना नोट, चलो अच्छा ये हो गया सबका, ए भैया ये सबका हो गया। चलो चलिए अब हम एक एक स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम प्लस आई डिस्कस करेंगे, देन हम डिस्कस करेंगे माइनस आई, ठीक है। सब क्या हो गया, ठीक है, चलो लगाओ हेडिंग प्लस आई, प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट लगाइए जरा। तो प्लस आई कौन लगाएगा, बोलो, प्लस आई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएगा, बोलो बात समझ में आ रही है। माइनस आई इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएगा, बोलो यहां तक कहानी क्लियर है ना, ठीक है, हो गया यहां तक। चलिए अब देखिए जरा गौर से, प्लस आई किसमें किसमें होता है ये समझिएगा। अब एक बात बताना, प्लस आई कौन सा ग्रुप लगाएगा, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा। इलेक्ट्रॉन कौन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को आप केमिस्ट्री की भाषा में पैसा समझ लीजिए, पैसा कौन देना चाहेगा, भाई तुम नहीं देना चाहोगे ना, अंबानी तो दान कर ही रहा है, अडानी दान कर रहा है ना, उसके पास है, तुम नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा तो तुम भिखारी हो क्या, भाई भिखारियों को दान मिलता है ना, जो कमजोर होते हैं। भिखारी को केमिस्ट्री की भाषा में इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं, जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। वैसे ही जैसे जो आप नॉर्मल दुनिया में भिखारी बोलते हैं, केमिस्ट्री की दुनिया में उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। और वैसे ही जिसके पास खूब पैसा है, अमीर आदमी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। ऐसा एक टर्मिनोलॉजी है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल मैं जब यहां पर बोलता हूं, ये सुनना गौर से, रटवा नहीं रहा हूं, अभी इसको समझा रहा हूं, प्लस आई सीरीज लिख के रटवा भी सकता हूं, लेकिन इसको पकड़िएगा जरा गौर से। प्लस आई वो देगा जिसके पास खुद का घर भरा हुआ हो और वो देने की क्षमता रखता हो। अरे भाई मैं दिखावा कर रहा हूं, जैसे मान लो कुछ लोग नेता टाइप लोग होते हैं, खूब नेतागिरी करते हैं कि मैं खूब प्रचार वचार करेंगे, घर में आएंगे तो झोपड़ी में रहते हैं ना, उनके पास कुछ नहीं है देने को। बात समझ रहे हैं आप, मतलब नेतागिरी तब अच्छी लगती है जब अपना घर भरा हुआ हो। बात समझ रहा है आप, इसका मतलब वही ग्रुप इलेक्ट्रॉन कौन रिलीज करेगा, जिसका खुद का घर भरा हुआ होगा। और जिसका खुद का घर भरा हुआ हो मतलब जिसके पास खुद के पैसे हों, इसका मतलब क्या है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होंगी वही तो देंगे इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर प्लस आई लगाना है तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप वही ग्रुप होगा जिसके पास
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास ज्यादा होती है? 3 टाइप के ग्रुप बोलता हूं, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव। किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? नेगेटिव ना। अरे भाई ओए तुम लोग, किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? बोलो, पॉजिटिव, न्यूट्रल, नेगेटिव, किसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? नेगेटिव। अरे भाई नेगेटिव के पास कार्बन नेगेटिव, कार्बन पॉजिटिव, कार्बन न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या है? जितना होना चाहिए था उतना ही है। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वही तो अपना इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल होने की प्रयास करेगा ना, तो उसका टेंडेंसी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन देने वाला, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इसका मतलब आपको रटने की जरूरत नहीं है। कहीं भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज दिखी, इसका मतलब वो प्लस आई ही शो करेगा। ठीक है, अब रट तो जरा बोलो, अगर मैं तुमको 2 कैटेगरीज देता हूं, ए भैया इधर ध्यान दो, अगर मैं आपको 2 कैटेगरीज देता हूं, एक नेगेटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल, अरे सॉरी मैंने तो कर ही दिया, ठीक है, एक नेगेटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल, तो जरा बताइएगा, अगर मैं ये कह रहा हूं 2 लोग हैं, एक जो अमीर है और एक जो मिडिल क्लास है, इधर ध्यान दो, एक अमीर वाला और एक मिडिल क्लास, दोनों दान करना चाहते हैं, तो किसके दान करने की क्षमता ज्यादा होगी? अमीर वाले की। दो प्राणी हैं आपके पास, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल, तो जरा बताना कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज ज्यादा करेगा? नेगेटिव। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिलीज ज्यादा नेगेटिव करेगा तो प्लस आई किसका ज्यादा होगा? नेगेटिव का होगा। कदे किसका प्लस आई ज्यादा होगा? नेगेटिव का। इसका मतलब अगर आपको 2 स्पीसीज दिख रही हैं, इधर लो, कंपेयर प्लस आई, क्वेश्चन लो, यहां पे मैं वैलेंसी शो नहीं कर रहा हूं, केवल नाइट्रोजन को एज माइनस दिखा रहा हूं। ठीक है भैया, क्वेश्चन दे रहा हूं गधे, कंपेयर करिए प्लस आई कौन सा? चलो भैया बताओ, प्लस आई देखो, जरा बताओ प्लस आई किसका ज्यादा होगा? मैंने सीधा सीधा क्वेश्चन देख के आपको इतनी बात समझ, ए भैया इधर ध्यान दो यार, तुम लोग क्या करने आए हो दोनों? अभी अपने में बतिया रहे हो, समझ नहीं आएगा। देखो, आपके पास 4 क्वेश्चन है, मैंने बोला कि प्लस आई को कंपेयर करिए, अप्रोच क्या होगी आपकी? तो आप सीधा सीधा अप्रोच लगाइए। देखिए यहां तक की कहानी तो 3 सब में सेम है, ये देखो ना, ये सब में क्या है? सेम है। बदल क्या रहा है? यहां पर O नेगेटिव है, वहां पर NH3 प्लस है, यहां पर N माइनस है और वहां पर OH है। एटम और ग्रुप ही तो बदल रहे हैं। अब आपको यही देखना है कि कौन सा ज्यादा प्लस आई करेगा और कौन सा कम प्लस आई। अब सोच कर बताओ, अगर सब पर चार्ज वार्ज अलग अलग है तो खुद सोच के बताइए कौन सा ज्यादा प्लस आई दिखाएगा? इलेक्ट्रॉन को कौन ज्यादा देगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। ज्यादा किसके पास होगा? माइनस ज्यादा निगेटिव वाले के पास होगा, उसके बाद उससे कम किसके पास होगा? न्यूट्रल वाले के पास, और सबसे कम किसके पास होगा? पॉजिटिव। तो आप सीधा बहुत देख के बता सकते हैं निगेटिव कौन है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। तो जरा हिसाब से बताइएगा, पहला कॉमा तीसरा, इधर ध्यान दो, पहला कॉमा तीसरा सबसे आगे होगा प्लस आई के ऑर्डर में, प्लस आई के ऑर्डर में सबसे आगे कौन होगा? पहला कॉमा तीसरा। उससे पीछे कौन होगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब चौथा। उससे पीछे कौन होगा? इतना समझ आया कि नहीं? पकड़ में आ रहा है कि प्लस आई का ऑर्डर कौन होगा? तो आप ये देख के समझ जा रहे हैं। अच्छा, अब पहले और तीसरे में कौन ज्यादा होगा? तो दोनों माइनस है, दोनों माइनस है, तो बात आती है कि कौन ज्यादा डोनेट कर सकता है? अब भाई दोनों अमीर हैं, लेकिन एक दान करने की इच्छा रखता है और एक दान करने की इच्छा, तो बस वही बात है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों के पास नेगेटिव है, तो अब इलेक्ट्रॉन देने की ताकत कोई क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो कम देगा। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑक्सीजन की। मतलब ऑक्सीजन कम देगा और नाइट्रोजन
इसका मतलब तीसरे को तो करिए सबसे आगे, पहले को करिए उससे पीछे, चौथे को करिए उसके बाद और दूसरे को करिए सबसे पीछे। ये हो गया आपका आंसर। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? तो तीसरे और पहले में आपने कैसे कंपेयर किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बात समझ में आया? तीसरे और चौथे में कैसे कंपैरिजन किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। अच्छा, उसके बाद अब यहां पर देखो इन दोनों में कैसे कंपेयर हुआ था? पहले और चौथे में चार्ज के बेसिस पर, चार्ज के बेसिस पर कंपेयर किया था ना। सेम कहानी यहां भी है, यहां भी आपने चार्ज के ही बेसिस पर कंपेयर किया था तीसरे को। ठीक है, यहां भी कंपेरिजन सेम किस पे था? चार्ज पर। क्लियर हो गया बात? ये क्या थे? ये दोनों, ये नेगेटिव चार्ज थे, ये न्यूट्रल था, और ये कैसा चार्ज था? पॉजिटिव। ठीक है, दोनों नेगेटिव में मैंने कैसे कंपेरिजन कर लिया? ईएम के बेसिस। उतार लीजिए इसको अगर आपको नोट करना हो, कुछ समझ में आ रहा हो तब उतारोगे। हाँ, पहले देखो, पहले ये ऑप्शन लिखो, कंपेयर प्लस आई, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले क्वेश्चन लिखो, उसके बाद उसका सोल्यूशन लिखिए। समझ में आ गया ना कौन कैसे ऑर्डर में है? ये बात क्लियर हो गई आपको? मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। हाँ, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, मतलब वो कम देना चाह रहे हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है कि वो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच के रखना चाह रहा है, तो देना कम चाह रहा है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से क्या है? कम है। अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो वो क्या चाह रहा है? इलेक्ट्रॉन रखना तो चाह रहा है, लेकिन ऑक्सीजन से कम रखना चाह रहा है, तो देना ज्यादा चाह रहा है। इसलिए नाइट्रोजन को कर दिया आगे, ऑक्सीजन को कर दिया पीछे। आया समझ? यहां पे लिख दे रहा हूं भैया, तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ऑक्सीजन से ज्यादा क्या है? नाइट्रोजन की क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी कम, इसलिए ऑक्सीजन की डोनेटिंग टेंडेंसी नाइट्रोजन से कम हो गई। नाइट्रोजन की ज्यादा है तो तीसरा आगे और पहला पीछे। समझ आया? सर बोलो भैया, सबको समझ आ गया? ठीक है, लिखो, नोट कर लो। ऐसे ही माइनस आई का भी कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन अभी हम प्लस आई डिस्कस करें तो पहले प्लस आई कर लेते हैं, फिर माइनस आई करते हैं। हो गया क्या सबका? हो गया? ठीक है, चलें आगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको दो ही कैटेगरीज बताई हैं प्लस आई में। पहला, अच्छा, पॉजिटिव तो कभी देना ही नहीं चाहेगा ना। पॉजिटिव तो क्या चाहेगा? मैं खुद ले लूं। देखिए, कोई भी चीज स्टेबलाइज रहना चाहती है। क्या रहना चाहती है? स्टेबलाइज। निगेटिव कब स्टेबल होगा? अरे भाई, किसी के ऊपर भी चार्ज आ गया तो चार्ज तो दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, तो कोई भी स्पीसीज चार्ज को घटाना चाहेगी। निगेटिव कब स्टेबल होगा? जब वो चार्ज दे दे, मतलब चार्ज इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल होगी। इसीलिए निगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन देना चाहता है तो प्लस आई करता है। अच्छा, जो पॉजिटिव है वो क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा तभी तो न्यूट्रल होगा, तो पॉजिटिव वाला क्या चाहता है? इलेक्ट्रॉन ले लूं, तो क्या सो करता है? माइनस आई। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? तो नेगेटिव वाला तो आपकी इनबिल्ड टेंडेंसी है कि वो क्या सो करेगा? प्लस आई। देखिए, तो आपके पास बहुत आएगी तो दो कैटेगरी आएगी प्लस आई की, एक नेगेटिव और दूसरा न्यूट्रल। नेगेटिव और न्यूट्रल। क्या पॉजिटिव वाला प्लस आई शो करेगा? क्या नहीं करेगा भाई, उसकी तो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन खींचने की है ना, वो तो देना चाह ही नहीं रहा है। तो आपके पास केवल दो कैटेगरीज हैं बच्चों प्लस आई में। मेरी राइटिंग स्पीड को ये मैच नहीं कर पाता। प्लस आई, प्लस आई के कितने ग्रुप? दो। पहला है नेगेटिवली चार्ज्ड ग्रुप, तो नेगेटिवली चार्ज ग्रुप की प्लस आई ज्यादा रहेगी किससे? न्यूट्रल वाले से। किससे ज्यादा रहेगी? अब सुनिएगा, न्यूट्रल, इधर ध्यान दो, न्यूट्रल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही प्लस आई शो करते हैं। मैंने क्या बोला? न्यूट्रल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही प्लस आई शो करते हैं। कैसे? देखो इधर, ये क्या है? CH2 होगा ना। ये देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है भैया, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप लिखा है, नेगेटिव है। उल्टा कर दो तुम लोग, एकदम कंसेप्ट रद्द कर दो। नेगेटिवली चार्ज ग्रुप क्या करेगा? इधर ध्यान दो, ये क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, न्यूट्रल है। अब इधर ध्यान दो, ये न्यूट्रल है ना, तो जब इधर इधर देखो, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये प्लस आई शो करेगा, तो जाहिर सी बात है अगर कोई माइनस ग्रुप लगा दूं, जैसे O माइनस, तो ओ, इधर देखो, अगर मैंने आपको दो ग्रुप दिया और बोला कि दोनों में बताओ प्लस आई किसका ज्यादा रहेगा, तो साफ साफ दिख रहा है कि वो क्या होगा? माइनस, और ये क्या है? न्यूट्रल। तो किसका ज्यादा होगा? प्लस आई, इसका ज्यादा होगा।
बोली बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा ठीक है, इधर देखो तुमको आप कौन कहेंगे कि सर आपको कैसे पता चला कि ये प्लस आई ही शो करता है? तो देखिए ये क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, CH3 है। मैं यहां पर इसको जस्ट हटाकर यहां पर एक हाइड्रोजन हटाकर यहां पर क्लोरीन लगा देता हूं। देखो इधर, अब क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल नेगेटिव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये क्या हो गया यहां पर डेल पॉजिटिव। तो क्या कैसा इफेक्ट आ रहा है क्लोरीन का, क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो क्लोरीन माइनस आई शो कर रहा है ना। अगर क्लोरीन माइनस आई शो कर रहा है तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। अरे भाई ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तभी तो ये ले रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसका मतलब इसका कैसा इफेक्ट आएगा? बोलो बात समझ में आ रहा है? अरे भाई ये खींच रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो उसका तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि ये क्या है, प्लस आई। वैसे ऐसा कहना नहीं चाहिए क्योंकि प्लस आई और माइनस आई रिलेटिव होते हैं। एक अगर यहां पर इससे मैं खराब ग्रुप लगा देता तो देने लगता हाइड्रोकार्बन को, अगर हाइड्रोकार्बन को मिलने लगता तो हाइड्रोकार्बन क्या हो जाता, माइनस आई, और वो वाला ग्रुप क्या हो जाता, प्लस आई। लेकिन फिलहाल मैं आपको दो ही कैटेगरीज बता रहा हूं प्लस आई की, एक नेगेटिवली चार्ज ग्रुप और दूसरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें से आगे कौन रहेगा, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। बोली बात समझ में आ गई क्या? ठीक है ए भाई, सैचुरेटेड हाइड्रो, ये दोनों ग्रुप समझ में आया, ये नेगेटिव है और ये न्यूट्रल है, तो नेगेटिव वाला न्यूट्रल से आगे रहेगा। जरा आइए मैं आपको कुछ ऑर्डर लिखा, अब आपको कुछ दिखाता हूं क्रम। प्लस आई सीरीज देखिएगा, रटना ही नहीं है तुम्हें, अगर मैं तुमसे पूछता चलूं बताते चलना। अगर मैं प्लस आई बनाऊंगा तो सबसे पहले नेगेटिव को रखूं कि न्यूट्रल को रखूं? पहले नेगेटिव को रखूं कि न्यूट्रल को रखूं? नेगेटिव को रखूंगा ना, तो यहां पर देखिए माइनस 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 है कंप्लीट। उसके बाद देखो इससे पीछे कौन रहेगा, ओ माइनस, ये कौन है? अब आपको साफ क्लियर समझ में आ रहा होगा, दोनों माइनस है, दोनों माइनस में कौन सा माइनस आगे है, नाइट्रोजन वाला। क्यों? नाइट्रोजन की ईएन कम है और ऑक्सीजन की ईएन ज्यादा है, ज्यादा ईएन वाला कम डोनेट करेगा, इसलिए ऑक्सीजन माइनस क्या है, पीछे। बात समझ में आ गई? तो यहां पर जो कंसिडरिंग फैक्टर था बच्चा वो क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर समझ में आ गया? ठीक है, इससे पीछे मैंने किया है, देखिएगा COO माइनस, यहां भी देखो O पे ही माइनस है तो भी वो इस O माइनस से पीछे क्यों है? अच्छा ये देखो मैंने ऐसे यहां पे एक बॉन्ड लगाया, बॉन्ड का मतलब ये है बेटा कि यहां पर जो आपका ग्रुप होगा वो यहां पर जुड़ा होगा, तो इसका इफेक्ट यहां से आ रहा होगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, यहां पर नाइट्रोजन डायरेक्ट अटैच था उस ग्रुप से, यहां पर ऑक्सीजन डायरेक्ट अटैच था उस ग्रुप से, क्या यहां पर जो O माइनस है वो डायरेक्ट अटैच है क्या? बीच में एक कार्बन और आ गया, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गई है उस ग्रुप की इस नेगेटिव चार्ज से। अरे भाई प्लस आई तो ऑक्सीजन दे रहा है ना, अगर प्लस आई ऑक्सीजन दे रहा है तो इस बार कौन सी पोजीशन से देगा, डायरेक्ट की एक बीच में आ गया, बीच में एक एटम और आ गया ना। और मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि डिस्टेंस बढ़ा तो इंडक्टिव इफेक्ट घटा, इसका मतलब यहां भी O माइनस है, यहां भी O माइनस है, लेकिन दोनों में ये वाला ज्यादा क्यों शो कर रहा है और वाला कम क्यों शो कर रहा है, डिस्टेंस। यहां पर डिस्टेंस क्या हो गई है, बढ़ गई है, डिस्टेंस बढ़ा इंडक्टिव घटा। बोलो क्लियर है? तो यहां पर क्या फैक्टर आ रहा है, डिस्टेंस। क्लियर हो गया? ये तीनों क्रम क्लियर है? सबसे पहले NH माइनस ज्यादा है O माइनस से, ईएन, उसके बाद O माइनस ज्यादा है CO माइनस से, कैसे, डिस्टेंस, डिस्टेंस बढ़ गई, इंडक्टिव कम हो गया। कौन 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 ऑक्सीजन, हाँ ये ईएन इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन दोनों में कंपैरिजन इलेक्ट्रोनेगेटिव पे बेस है, इन दोनों में कंपैरिजन डिस्टेंस पर बेस्ड है, क्योंकि एटम तो सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का आप कोई कंपेयर कर नहीं सकते, लेकिन डिस्टेंस फैक्टर वहां पे आ गया। अब देखो ए भैया, इसके बाद मैं यहां पर लिखता हूं, इधर ध्यान दो। अब देखो हमने नेगेटिव वाला डील कर लिया है। अच्छा सुनना गौर से, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको नेगेटिव चार्ज स्पीसीज इससे ज्यादा नहीं देगा, भाई वो कुछ भी दे दे, लेकिन अगर उसके पैरेलल में एक न्यूट्रल है तो आप अपने आप नेगेटिव वाले को न्यूट्रल से आगे कर देंगे प्लस आई में। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है क्या? अच्छा नेगेटिव वाला हमने यहां पर खत्म कर लिया तो न्यूट्रल पर आते हैं। न्यूट्रल में कौन होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सबसे ज्यादा तो यही देगा। इधर देखो, इसको ऐसे कर देता हूं छोटा तो थोड़ा तुम्हें और एक बात बोलो, CH3 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो CH3 खुद कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। तो यहां पर देखो ना, ये जो कार्बन है इसके पास कितने CH3 ग्रुप हैं, 3 CH3 ग्रुप हैं। देखिएगा गौर से, ये वाला कार्बन खुद तो प्लस आई लगाएगा ही,
लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए 3 CH3 ग्रुप और अटैच्ड है। बोल बात समझ में आ रहा है? तो प्लस आई इस वजह से यहां पर सबसे ज्यादा है। हाँ, लेकिन कितना भी प्लस आई हो जाए, इधर ध्यान दो, कितना भी प्लस आई ये ग्रुप शो कर ले, माइनस वाले से आगे नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, इससे कम किसका होगा? तो सी, भाई 2 CH3 हो जाए, एक और कम हो गया ना, ये समझ में आ रहा है? यहां पे 3 CH3 ग्रुप अटैच थे, यहां पर कितने हैं? 2। तो जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन घटता जा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता जा रहा है। बात समझ में आया? अच्छा, इधर से छोटा कर लूं थोड़ा यार, ये स्मॉल कैसे होता है? ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ठीक है। देखिए, इससे कम कौन होगा भैया? इससे कम अगर आपको करना है तो एक ही CH3 रखिए, तो ऐसे ऐसे कर दो इसको, CH2, यही तो होगा ना, एक कार्बन मतलब CH2 CH3, यहां से ऐसे डायरेक्ट। ठीक है क्या? ठीक, इसके बाद बोलो, खत्म। CD3 बेटा कार्बन का हाइड्रोजन का आइसोटोप है, ड्यूटेरियम। थोड़ा छोटा जगह कम है, मैं इसको थोड़ा छोटे में लिख रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा, CH2 CH3। अब इसके बाद CH3 आना चाहिए था ना, एक ही तो बचा था आपके पास। अब आप एक कार्बन पे आ जाते तो CH3 हो जाता, लेकिन CH3 से ज्यादा होता है CD3 का, और CD3 के बाद आता है CH। हाँ बता रहा हूं बेटा, रुक, मैं पता है तुम्हें डाउट आएगा। देखो, एकदम क्लियर करता हूं तुमको, इधर देखो, प्लस आई सीरीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। सबसे पहले कौन आएगा? माइनस निगेटिवली चार्ज, उसके बाद कौन आएगा? न्यूट्रल। न्यूट्रल में किसकी बात होगी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। तो प्लस आई शो करने वाले दो ही ग्रुप्स हैं आपके पास, नेगेटिवली चार्ज एटम एंड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेगेटिवली चार्ज का ज्यादा होगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कम होगा। नेगेटिव चार्ज में सबसे ज्यादा NH माइनस, फिर O माइनस, फिर CO माइनस। देन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोकार्बन का काउंट जैसे जैसे घटता जाएगा, प्लस आई कम होता जाएगा। लास्ट में आपके एक लाइन वहां पे लिखा हुआ, आपको डाउट उसी में आ रहा होगा, CD3 का ज्यादा है और CH3 का कम है। अब देखना, ये क्या है? हाइड्रोजन है, 1H1। इधर ध्यान दो, ये मैंने लिखा है यहां पर 1H1। 1H1 का मतलब है हाइड्रोजन ना। क्या हो गया भाई, मैं इसी में फंस जा रहा हूं। ठीक, ठीक है, इधर ध्यान दो, ये क्या है? हाइड्रोजन। अब हम लोग एक एक आपने शायद टर्म सुना हो, आइसोटोप। सुना है? आइसोटोप, आइसोबार सुना है? क्या होता है आइसोटोप? आइसोटोप, बोलो बोलो बोलो। डिफरेंट एटॉमिक, और क्या सेम हो? हाँ हाँ, एक मिनट, सब अलग अलग बोलो। हाँ जी, आप सेम, इसका वाला सेम, तुम दोनों का सेम। ठीक है, उसने सही बोला, बोल उल्टा बोल दिया। अब सुनो, तुम लोग को एक सरल टेक्निक बता देता हूं। देखो, आइसोटोप, टोप से टोपी, तो टोपी कहां पड़ी जाती है? सर पर। तो जिसका टोपी उल्टा, जिसका टोपी डिफरेंस हो, वो क्या होता है? आइसोटोप। टोपी मतलब ऊपर वाला, ऊपर कौन लिखा जाता है? मास। आइसोटोप मतलब टोपी अलग हो, टोपी अलग हो मतलब मास अलग हो, ऊपर जो लिखा जाता है ये, उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोप। पार मतलब नीचे बेस, तो जिसका बेस अलग हो, बेस में कौन लिखा जाता है? एटॉमिक नंबर। अब समझ जाओगे, अब नहीं गलत होना चाहिए। टोप मतलब टोपी, टोपी मतलब ऊपर। आइसो उस ऊपर कौन लिखा जाता है? मास, तो मास डिफरेंट है। आइसोबार बेस, बेस मतलब एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब गलत नहीं होना चाहिए, आइसोटोप आइसोबार। आइसोटोप आइसोबार आइसोडाइफर्स होता है, वो हम पढ़ाएंगे, एटॉमिक नंबर। अभी अभी मत तुम उसमें ले जाओ, मुझे जो पढ़ा रहा हूं वो पढ़ाने दो। ये 1s1 है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक होता है आपका नॉर्मल हाइड्रोजन, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्रिटियम। ठीक है, 1s1 ये हाइड्रोजन हो गया आपका। जो आप लिखते हैं, ध्यान दो, आप अगर लिख देंगे 1H2, देखो टोपी अलग हो गई ना, एटॉमिक मास अलग हो गया, इसी को आप बोलते हैं बेटा ड्यूटेरियम। यही है आपका क्या? ड्यूटेरियम। अगर आप इसको लिख देंगे 1H3, तो यही हो जाएगा आपका ट्रिटियम। बात समझ में आया? ये आपका नॉर्मल हाइड्रोजन है, और ये ड्यूटेरियम है, और ये क्या हो गया? ट्रिटियम।
और यहां पर जो डी लिखा गया वो कुछ और नहीं है, यही ड्यूटेरियम है। बोलो बात समझ में आया? सबका एटॉमिक नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर सबका सेम है, 1 1 और 1। अंतर किसमें है? एटॉमिक मास में। अच्छा, एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काउंट वही है। हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वही है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वही है, क्योंकि एटॉमिक नंबर से ही हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आइडिया निकालते हैं। सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। डिफरेंस कहां पे आया है? न्यूट्रॉन के नंबर में। देखिएगा एक्स ए जेड, अगर आपका कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ये क्या है आपका एटॉमिक नंबर, ये क्या है आपका मास नंबर। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अगर आपको निकालना है तो वो आप उसके ए से डिसाइड कर सकते हैं, मतलब एटॉमिक नंबर से। लेकिन अगर आपको न्यूट्रॉन बताना है तो न्यूट्रॉन कैसे पता चलेगा? न्यूट्रॉन पता चलता है बेटा Z माइनस ए से। Z माइनस मतलब ऊपर से नीचे को घटाओगे तो न्यूट्रॉन का काउंट आ जाएगा। यहां पे 1 1 है हाइड्रोजन में, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1 0। 1 माइनस 1 क्या हो गया? इसका मतलब हाइड्रोजन में एक भी न्यूट्रॉन नहीं। इसमें ड्यूटेरियम में, ट्रिटियम में 2। तो जरा बोलो, जैसे आप हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम में आए, क्या बढ़ गया? प्रोटॉन का काउंट। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन वही हैं। बात समझ में आया? अच्छा एक बात बोलो, क्या हुआ? तो वही तो बोला, न्यूट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वही है, और क्या बोला? मैंने बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वही है, न्यूट्रॉन का काउंट बढ़ा है। ए भाई समझ आ गया? यहां पर न्यूट्रॉन कितने हैं? सुनो, यहां से यहां पर क्या आ गया? न्यूट्रॉन बढ़ गया है। बात समझ में आया? अब एक बात सुनिएगा, ओए इधर ध्यान दो, सुनना। अगर मैं आपका एक एटम का स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ये होता है आपका न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में होता है बच्चों, न्यूक्लियस में पाया जाता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूक्लियस में आपके क्या होता है? न्यूट्रॉन और जिसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कम होंगे उसका न्यूक्लियस का साइज छोटा रहेगा, जिसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ज्यादा रहेगा उसके न्यूक्लियस का साइज बड़ा रहेगा। अच्छा, प्रोटॉन न्यूक्लियस में तो केवल एक ही चार्ज स्पीसीज होता है प्रोटॉन, तो न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव। अरे इधर ध्यान दे लो भाई, अभी कहोगे ये ना तुम धूड़ डालना समझ नहीं पाओगे, तुमको सही नहीं समझ। मैं कितना डिटेल में जाकर उसको समझा रहा हूं, तुमको समझ में नहीं आ रहा है कितना एक पॉइंट। तो क्यों, क्या रीजन है? मैं आपको इसको सीधा रटवा दूं, लेकिन रीजन मैं बताना चाह रहा हूं क्योंकि तुमको क्लियर रहेगा जिंदगी भर की है ऐसा क्यों है, नहीं तुम डाउट में ही रहोगे। देखो जब, तो यहां पर जैसे जैसे अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा। मतलब अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन का अगर ऐसा एटम है और न्यूक्लियस ऐसा है तो ड्यूटेरियम में एटम का साइज तो वही होगा लेकिन न्यूक्लियस का साइज बड़ा, और ट्रिटियम में न्यूक्लियस का साइज, ये पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो कहानी? तो डी लिखने से क्या फर्क पड़ गया? डी लिखने से, यहां देखो दोनों में अंतर किसका है? एच और डी का ही तो है। तो जो आपने डी लिखा, डी का मतलब बच्चों कि न्यूक्लियस का जो साइज है वो क्या हो गया? बढ़ गया है। न्यूक्लियस का साइज क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो इधर ध्यान दो, जिसके न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, अच्छा न्यूक्लियस पे केवल कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो जिसके पास बड़े साइज में पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा फैला होगा, और छोटे साइज में पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है लेकिन एक बड़े जगह में हो एक छोटे जगह में है। बड़े जगह में पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ होगा, छोटे जगह में पॉजिटिव चार्ज कम दूरी पर होगा। अच्छा, जहां पर पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करके रखेगा, और जहां पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ चार्ज ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। मेरी बात समझ पे आ रहे हैं आपको? इसका मतलब जिसके छोटे साइज में पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा ताकत से अट्रैक्शन दिखाएगा, जिसका बड़ा साइज पर पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम दिखाएगा। इधर ध्यान दो, तो किस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा ताकत से अट्रैक्टेड है? हाइड्रोजन में कि ड्यूटेरियम में? हाइड्रोजन में। क्यों? देखो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस छोटा है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डेंस है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा ताकत से खींच रहा है। ड्यूटेरियम का न्यूक्लियस बड़ा है तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम है तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कम ताकत से खींच रहा है। तो कहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा ताकत से खींचे जा रहे हैं? हाइड्रोजन में। बात समझ में आई? और अगर आप इलेक्ट्रॉन देने की बात कर रहे हैं तो जिसका इलेक्ट्रॉन कम ताकत से खींचा जाएगा वही तो ज्यादा दे पाएगा। नहीं आया समझ? जिसका इलेक्ट्रॉन, अरे नहीं आया समझ, जिसका इलेक्ट्रॉन कम ताकत से खींचा जाएगा वही वाला ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर पाएगा। अगर मैं तुमको पकड़ ज्यादा ताकत से लूंगा तो तुम भाग पाओगे? नहीं भाग पाओगे। तो सोचो, इधर ध्यान दो, हाइड्रोजन ने ज्यादा ताकत से पकड़ रखा है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर पाएगा, तो प्लस आई कम दिखाएगा, जबकि ड्यूटेरियम उसका
ड्यूटेरियम क्या कर रहा है, कम ताकत से पकड़ा हुआ है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकल आसानी से जाएगा, इसलिए ड्यूटेरियम की रिलीजिंग टेंडेंसी ज्यादा है किससे। अब आया समझ में कि नहीं समझ में? एकदम अब एकदम फैक्ट एकदम फटाक से इसको क्लियर कर देता हूं, इतना कहानी क्या लिखा हूं, देखो सुनना। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम आइसोटोप्स हैं। ड्यूटेरियम हेवियर आइसोटोप है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा है, न्यूक्लियस का साइज बड़ा होने से पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स्ड है, तो वो निगेटिव को कम खींच पा रहा है, निगेटिव को कम खींच पा रहा है तो इलेक्ट्रॉन आराम से दिया जा सकता है, इसलिए ड्यूटेरियम ज्यादा डोनेट करता है जबकि हाइड्रोजन कम डोनेट करता है। बात समझ में आया? तो यहां पर बना देता हूं। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। सीएच, हाँ तो हो सकता था वो और आगे आ जाता। तो ये देखो, ये CD3 है, इससे पीछे कौन है, CH3। कारण क्या है बोलो? कारण है बेटा क्योंकि ये दोनों सुनो, CD3 में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाली है वो ज्यादा है, जबकि CS, भैया कहां चला गया, गायब हो गया, फिर से बना देता हूं। थोड़ा बना लीजिएगा इसको, है ना। देखो इधर देखो, इधर देखो, भैया इधर देखिए, यहां पर CD3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अवेलेबल है जबकि CH3 में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम अवेलेबल है, तो जिसके पास बची इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा ताकत से खींच रहा है ना हाइड्रोजन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बचेगी, और ड्यूटेरियम कम ताकत से खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बचेगी, इसलिए क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो ये डोनेट भी ज्यादा करेगा, तो इसी वजह से यहां पर मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इन दोनों में, चलो यहां पर ऐसे लिख देते हैं। तो इतना लैग करता है यार, देखिए यहां पर क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और यहां पर क्या है, लो इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन लिख दिया है। देखो CD3 में हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज क्या है, बड़ा है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज का लेस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन, पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन क्या है, कम हो जा रहा है। बात समझ में आ गया क्या? अब तो ये रीजन समझ में आ जाएगा ना। यहां पर लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज छोटा है। समझ में आया? तुम दोनों को समझ में आ गया बच्चा? ठीक है। स्मॉल न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस होने के कारण क्या इफेक्ट आएगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर लिख दूं क्या, यहां पर समझ पाओगे, यहां पर लिखा हुआ है कुछ तो, अरे ठीक है, मोर अट्रैक्शन लिख लेना है ना, मैं लिख दे रहा हूं मोर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, लेस पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एकदम कहानी क्लियर होनी चाहिए। CD3 में क्योंकि CD3 का न्यूक्लियस बड़ा है, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ज्यादा ताकत से कर रहा है, इस वजह से सॉरी CH3 का न्यूक्लियस छोटा है, पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा ताकत से अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, जबकि वही उल्टा हो गया है CD3 में, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है उसकी डोनेटिंग टेंडेंसी भी ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए CD3 प्लस आई ज्यादा दिखा रहा है जबकि ये प्लस आई कम दिखा रहा है। समझ में आ गया एक एक रीजन? कोई डाउट? रटना तो नहीं पड़ेगा ना, एक एक चीज क्लियर है, और घर जाके प्लस आई रटने मत लगना कि सर रट लेते हैं फटाफट सीरीज, एकदम क्लियर रहना। नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल दिखे तो नेगेटिव का सबसे ज्यादा, न्यूट्रल का उससे कम, और पॉजिटिव आ जाए तो सबसे कम, कोई बात नहीं, उठा लो। ठीक है, देखिए कल
आपकी फिजिक्स की क्लास लगेगी। हाँ लिखो, कल मेरी क्लास की जगह फिजिक्स की क्लास लगेगी। मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स की क्लास लगेगी, मैं ही सब पढ़ा दूंगा। ठीक है, ए अच्छा, ठीक है, सब समझ में आ गया ना एक एक चीज, कोई डाउट? ठीक है, तो इंडक्टिव, मास्टर को तुम, चलो ठीक है सर, इंड कर दीजिए। तो कल आप लोगों की फिजिक्स की क्लास लगेगी और मैं सब लोगों की